हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है। आजकल ना मैं इस तरीके के स्टॉक्स को बहुत शिद्दत से पढ़ रहा हूं जहां पर पिछले एक साल में खतरनाक करेक्शन आई है। किस वजह से करेक्शन आई है? ड्यू टू दिस एआई यूफोरिया। मार्केट में जो एआई की वजह से यूफोरिया क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो आईटी प्रोडक्ट कंपनीज हैं और आईटी सर्विस कंपनीज हैं, दोनों ही कंपनीज में बहुत खतरनाक गिरावट आई है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ इंटैक्ट है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ बड़े कंसिस्टेंटली और बड़ी हाई स्पीड से ग्रो कर रही है। लेकिन डिस्पाइट दैट ये स्टॉक्स पिछले एक साल में बहुत खतरनाक तरीके से गिरे हैं और इनकी वैल्यूएशन आज के दिन में हमें बड़ी डिसेंट नजर आ रही है। इसी तरीके के एक स्टॉक की आज मैं बात करने वाला हूं जिसका नाम है कारट्रेड। आज के दिन में स्टॉक लगभग 40 की पी पर ट्रेड कर रहा है और ग्रोथ बड़ी खतरनाक आ रही है। मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि हम अगले 4-5 साल में जो इनका पैट है ना, बॉटम लाइन है, उसको 4x ग्रो कर देंगे। आज के दिन में लगभग 240 करोड़ के आसपास का इनका पैट है। अगले 4 साल में ये बढ़कर 1000 करोड़ का हो सकता है। यानी अगर फॉरवर्ड मल्टीपल पे देखेंगे तो आज के दिन में इस तरीके के स्टॉक हमें रीजनेबल नजर आ रहे हैं। कार ट्रेड का बिजनेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार ट्रेड का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं। देखिए, हमको गाड़ी खरीदनी है या बाइक खरीदनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरनेट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी बाइक हमारे प्राइस रेंज में आ रही है या कौन सी गाड़ी हमारी प्राइस रेंज में आ रही है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। डिफरेंट बाइक्स को और गाड़ियों को हम कंपेयर करते हैं कारवाले.com पर जाके या फिर बाइकवाले.com पे जाकर। ये जो साइट्स हैं या ये जो एप्स हैं, ये कार ट्रेड ओन करता है। ठीक है, अब इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? जितने भी OEMs हैं, यानी बाइक कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल होंडा है या फिर एथर जैसी कंपनी है या फिर गाड़ियों वाली कंपनीज हैं, हुंडई है, मारुति है, ये सब कार ट्रेड की वेबसाइट्स पर, कार वाले पर, बाइक वाले पर अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, तो OEM से जितना भी एडवर्टीजमेंट का बजट है वो इनको अलॉट होता है। ठीक है, वो इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। इसके अलावा इन साइट्स के ऊपर ना डिफरेंट डीलर्स लिस्टेड होते हैं। डीलर्स इनको सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं। वहां पर आपको डीलर्स का नंबर मिलेगा। आपको अगर कोई बाइक पसंद आ गई है तो आप एथर का जो डीलर है आपके एरिया में, उसका नंबर आपको इस साइट के ऊपर मिल जाएगा और आप एक लीड जनरेशन का काम कर रहे हैं। ये तो है इनका मेन बिजनेस, जो कोर बिजनेस है, जहां से लगभग 37-38% के आसपास इनका रेवेन्यू आज के दिन में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कार ट्रेड की बात करें ना, ब्रॉडली अगर डिफाइन करना चाहे कार ट्रेड को, तो कार ट्रेड में 3 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है कंज्यूमर डिवीजन या कंज्यूमर ग्रुप जिसको बोल सकते हैं, जहां पर कार वाले और बाइक वाले आती है। हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो इनकी साइट पर जाते हैं और वहां से हम लीड जनरेशन का काम करते हैं, जिसकी मैंने पहले बात करी। ये कंज्यूमर डिवीजन है। डिवीजन नंबर 2 रीमार्केटिंग ग्रुप, यानी यहां पर पुरानी गाड़ियां बेचने का धंधा होता है। जितने भी बैंक्स हैं वो किसी की भी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। जब ओनर उनकी गाड़ी से की EMI नहीं भर पाता तो वो जब्त की हुई गाड़ियों को कार ट्रेड के हेल्प से रीसेल करते हैं। यहां पर कार ट्रेड का JV है श्रीराम फाइनेंस के साथ, जहां पर ये पुरानी कार बेचते हैं। बहुत बड़ा धंधा है। ऑलमोस्ट 35% के आसपास जो इनके रेवेन्यू हैं वो आज के दिन में डिवीजन नंबर 2 से आ रहे हैं, यानी रीमार्केटिंग ग्रुप से आ रहे हैं। डिवीजन नंबर 3 OLX का नाम हम सबने सुना है। 2023 में अगस्त में इन्होंने 523 करोड़ में OLX को खरीदा था। उस समय OLX एक लॉस मेकिंग बिजनेस था, लेकिन OLX पिछले 3 साल में टर्न अराउंड हो रहा है। इनफैक्ट कार ट्रेड की जो पिछले 10 साल की स्ट्रेटेजी है ना, उसको हम सम अप कर सकते हैं कि ये एक नई कंपनी को एक्वायर करते हैं और उसको टर्न अराउंड करते हैं। ये इनकी USP भी कह सकते हो आप। ठीक है, लगभग 30% के आसपास जो रेवेन्यू है वो OLX से आते हैं। आज के दिन में OLX के जो मार्जिन्स है ना, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हाउएवर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने स्पीड पकड़ी है और मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 2 साल में, 3 साल में OLX इज गोइंग टू बी द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, कार वाले वाला बिजनेस, डिवीजन नंबर 1, वहां पर भी कोई कम ग्रोथ नहीं आ रही है। पिछले 3 साल में उस डिवीजन ने लगभग 25 से 30% के आसपास ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट मैं अगर गलत नहीं हूं तो 32% CAGR की ग्रोथ दिखाई है।
जो इनका सेकंड हैंड कार बेचने वाला बिजनेस है, वहां पर भी बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ आई है, लगभग 25%, 20 या 25% के आसपास, शायद 22% के आसपास। तो इनकी जो तीनों डिवीजन है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो करने वाली है। और सबसे मजेदार जो कंपनी के अंदर आज के दिन में बात है, जो इस कंपनी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। कंपनी के अंदर जो खर्चा होना है, OLX को टर्न अराउंड करने का खर्चा, कार ट्रेड या कार वाले और बाइक वाले जैसी साइट्स को कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा, या फिर जो इनका जेवी है श्रीराम मोटो के साथ, श्रीराम मॉल को सेटअप करने का खर्चा, जो फिक्स्ड खर्चा है वो कंपनी का फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहा, वो सिर्फ 1% से 4% के आसपास का खर्चा है। लेकिन जो कंपनी की टॉप लाइन है वो बढ़ रही है, यानी कंपनी का फिक्स्ड खर्चा सेम है, लेकिन बीइंग अ प्लेटफॉर्म कंपनी, ये कंपनी एक ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठी है। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, जो शायद 25% से या 30% से बढ़ सकता है, वो सारा पैसा इनकी बॉटम लाइन पे नजर आने लग जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड खर्चा है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विल इंक्रीजिंगली शो इन देयर बॉटम लाइन, इन देयर EBITDA मार्जिन। इसीलिए पिछले 3 साल से कंपनी के मार्जिन्स लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। हम डिफरेंट वर्टिकल्स की बात करेंगे, वहां पर भी मार्जिन्स एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो कंपनी के ब्लेंडेड मार्जिन्स हैं वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कंपनी की टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और कंपनी के मार्जिन्स भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरीके की कंपनी हमको 35-40 के मल्टीपल के आसपास मिलती है, प्लेटफॉर्म कंपनी, एसेट लाइट कंपनी, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। इसीलिए कार ट्रेड का बिजनेस आज के दिन में मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये तीनों वर्टिकल्स को ना मैं अलग अलग करके सेपरेट करूंगा, सेग्रीगेट करूंगा, और आपको बताऊंगा कि इन वर्टिकल्स में, हर वर्टिकल में किस तरीके से ग्रोथ आ सकती है, किस तरीके से मार्जिन्स एक्सपेंड हो सकते हैं। तो शायद आपको भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर बिजनेस की, जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो पिछले कई साल से ऑलमोस्ट 30% CAGR की ग्रोथ दिखा रहा है। कार वाले और बाइक वाले का बिजनेस, यहां पर नई कारों का धंधा होता है, यानी आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो आप इनके पोर्टल के ऊपर जाके चेक करते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट से पूछा गया कि पिछले कई सालों से ना तुम 30% से ग्रो कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं ये पोर्टल सैचुरेट हो गया है, जितने लोगों को आना था आपकी साइट्स पर वो ऑलरेडी आ चुके हैं? तो मैनेजमेंट ने कहा ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी ग्रोथ फिगर्स, जिसकी वजह से ये सेगमेंट ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। ग्रोथ फिगर नंबर 1, सबसे पहले तो इंडिया में ना एक ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। अब 50% ऑफ द गाड़ियां जो इंडिया के अंदर बिकती है ना, वो SUVs बिक रही है, यानी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ना प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। यानी जितनी भी ऑटो कंपनीज है ना, वो हर यूनिट जो गाड़ी सेल कर रही है ना, उसके ऊपर प्रीमियम कमा रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, और कंपटीशन भी खतरनाक होता जा रहा है। जितना जितना जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, कार वाले को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा कंपनियां इनके ऊपर आके एडवर्टाइजमेंट करेंगे। दूसरा, जितनी भी OEMs है ना, उनको ये बात समझ में आ गई है कि इनको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड ऑनलाइन करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो प्रिंट मीडिया और जो फिजिकल प्रमोशन होता है ना, उसकी परसेंटेज घटने लग रही है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रमोशन है उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड बढ़ता जा रहा है। आज के दिन में लगभग 20% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्पेंड हैपेंस ऑन ऑनलाइन, जो डेवलप्ड मार्केट में लगभग 40% के आसपास है। यानी इंडिया के अंदर अभी स्कोप है कि ये OEMs ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्च करें, वो खर्च करेंगी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्योंकि 70% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम OEMs। उसके अलावा 30% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डीलर नेटवर्क, वहां पर ये सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, वो भी बड़ा स्टिकी रेवेन्यू है। OEMs का रेवेन्यू भी बड़ा स्टिकी है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं? कार वाले हैं, उसके बाद कार देखो है, सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों की डिओपोली है। इसके अलावा जैसे कार24 हो गई या फिर स्पिनी जैसी कंपनीज होगी, इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहां पर एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है। स्पिनी या कार24 क्या करती है? पुरानी गाड़ियों को खरीदती है, अपने पास रखती है, तो इन्वेंट्री बिल्ड करती है। लेकिन कार देखो और कार वाले अपनी इन्वेंट्री बिल्ड नहीं कर रहे, वो तो एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठे हैं, तो उनका जितना भी रेवेन्यू है वो एसेट लाइट रेवेन्यू है। वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव बिजनेस है ना। इनफैक्ट अगर कार देखो से हम कंपेयर करते हैं ना, तो एवरेज जो मंथली यूजर आ रहे हैं ना कार वाले के अंदर, वो कहीं ज्यादा आ रहे हैं। लगभग 4.5 करोड़ एवरेज मंथली यूजर्स हैं जो कार वाले, बाइक वाले के और इनके और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आ रहे हैं।
ठीक है, अगर OLX के भी मैं अगर एवरेज मंथली यूजर ऐड कर दूं ना, तो कंपनी के पास लगभग 8 करोड़ से 8.5 करोड़ एवरेज मंथली यूजर्स ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज जो यूजर्स है ना, वो ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं, यानी वो गूगल पर सर्च ही कारवाले.com कर रहे हैं कि हमको गाड़ी का कंपैरिजन करना है ऑन कार वाले, या फिर कार वाले डायरेक्टली टाइप करते हैं और सीधा कार वाले पे चले जाते हैं। तो 95% ऑफ देयर कस्टमर एक्विजिशन हैपेंस ऑर्गेनिकली। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, हर प्लेटफॉर्म कंपनी पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट जीरो है, या फिर नेग्लिजिबल कह सकते हैं। कार वाले की एडवर्टीजमेंट आपने किसी और साइट पर कभी देखी है क्या? नहीं, लेकिन कार वाले के ऊपर आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट नजर आएंगे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट फ्यूचर में भी 25% के आसपास ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि जो इनका एवरेज मंथली यूजर्स है ना, वो लगभग 8-10% से बढ़ रहे हैं, है ना। 8% 10% की ग्रोथ वहां से आ जाएगी, SUV की प्रीमियमाइजेशन की वजह से ग्रोथ आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट स्पेंड बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्रोथ आ जाएगी। इसके अलावा कंपनी अपने पोर्टल को दूसरे तरीके से भी मोनेटाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस बेच रही है ना, या फिर आप अगर नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको फाइनेंस के ऑप्शन देती है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट के थ्रू आपको लोन नहीं देती, लेकिन आपको लेके जाती है किसी फाइनेंसर के पास, जहां से आपको एक कट मिलता है जो सीधा आपके बॉटम लाइन में नजर आता है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी की ऑलरेडी फिक्स्ड है, लगातार कंपनी के इस सेगमेंट के अंदर मार्जिन्स एक्सपेंड कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले कंपनी के इस सेगमेंट के अंदर मार्जिन्स 25 से 30% के आसपास थे, उसके बाद 35% हुए। आज के दिन में मार्जिन लगभग 37-38% कंपनी क्लॉक कर रही है। और ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर 2 साल के बाद इस सेगमेंट से कंपनी लगभग 50% के आसपास मार्जिन्स भी कमा ले, क्योंकि कंपनी की जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो सारी बॉटम लाइन में नजर आने लग जाएगी, ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके अलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिसेंटली ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है। आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? जितनी भी यूरोपियन गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वो इंडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर होंगी। जैसे जैसे वो कंपनीज इंडिया के अंदर एंटर होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ेगा तो डायरेक्टली बेनिफिशियर कार वाले होगा। वो भी एक ऑप्शनैलिटी अगले 2-3 साल के अंदर प्ले आउट हो सकती है। अब बात करते हैं सेगमेंट नंबर 2, जहां से लगभग 1/3 ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स। वो है रीमार्केटिंग डिवीजन, यानी जहां पर सेकंड हैंड जो गाड़ियां हैं ना, और बाइक्स हैं और डिफरेंट कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो बेचे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं धंधा समझाता हूं। श्रीराम फाइनेंस के साथ कार ट्रेड ने ना 2018 में एक कंपनी खरीदी थी, जिस कंपनी का नाम है श्रीराम ऑटोमोल इंडिया लिमिटेड, SAMIL। ठीक है, इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्या है ना कि कंपनी फिजिकल प्लस डिजिटल सेकंड हैंड गाड़ियों की ऑक्शंस करवाती है। सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन है? बैंक्स, NBFCs। बैंक्स और NBFCs व्हीकल लोन देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन व्हीकल लोन्स को चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से बैंक क्या करता है? उन गाड़ियों को जब्त कर लेता है। जब्त करके क्या करता है? श्रीराम ऑटोमोल्स के जो यार्ड है ना, वहां पर भेज देता है अपनी गाड़ियों को, और उन्हें कहता है कि हमारी इन गाड़ियों को ऑक्शन कर दीजिए। अब ऑक्शन का काम कौन करता है? कार ट्रेड। फिजिकल जो यार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन मेंटेन करता है? श्रीराम ऑटो। ठीक है, ये जेवी है इनका। 51% ऑफ द स्टेक इन दिस जेवी इज कार ट्रेड और 49% इज श्रीराम। दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत बढ़िया तरीके से इस धंधे को कर रही है। पिछले 7-8 साल के अंदर ये बिजनेस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। ठीक है, और इसकी ग्रोथ ना हमें लगभग 18 से 20% के आसपास नजर आ रही है, 22% भी कई बार नजर आती है ना। वो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। कंपनी का जो टोटल GMV है ना, वो लगभग 4000 से 5000 करोड़ के आसपास की गाड़ियां ये 1 साल के अंदर बेच रहे हैं। लगभग 17 लाख गाड़ियां इन्होंने पिछले साल बेची है। इंडिया का सबसे बड़ा फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर आप ऑक्शन करते हैं। यहां पर आप बायर से भी और सेलर से भी, दोनों से ऑक्शन की फीस लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है ना, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, वो मैच्योर हो रहा है। आपके पास लगभग 500 के आसपास पूरे इंडिया के अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ऑलमोस्ट 90 सिटीज के अंदर, Tier 2 और Tier 3 सिटीज के अंदर। आपके खरीदने वाले क्लाइंट्स कौन है? जो आपके घर के पास पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो लोग। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि
जो पुरानी गाड़ियों का धंधा है ना, वो लगभग 10% से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर कंसिस्टेंटली। अगर पिछले 5-7 सालों के अंदर देखेंगे ना, तो नई गाड़ियों के मुकाबले पुरानी गाड़ियां कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। और अगर आप डेवलप कंट्रीज को देखोगे तो वहां पर भी पुरानी गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा धंधा होता है, जो इंडिया के अंदर अब रिसेंटली पिकअप कर रहा है। बैंक्स और एनबीएफसीज के अलावा रिटेल ओनर्स भी हैं, फ्लीट ओनर्स भी हैं, जहां से हमारे लगभग 40% के आसपास रेवेन्यू आता है। वो भी अपनी गाड़ियां यहां पर ऑक्शन करना पसंद करते हैं किसी ऑक्शन फी के बदले में, ठीक है। इसके अलावा 10% ऑफ देयर रेवेन्यू इन दिस सेगमेंट कम्स फ्रॉम इंस्पेक्शन चार्जेस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कार ट्रेड में एक खासियत है कि वो गाड़ियां इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर एनबीएफसी और बैंक को भरोसा है। एनबीएफसी और बैंक अपनी गाड़ियों को इनके यार्ड में छोड़ देते हैं। अब गाड़ी की कीमत क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कार ट्रेड सजेस्ट करता है बैंक्स को कि आपकी कंपनी की इंस्पेक्शन के बाद लगभग इतनी कीमत होनी चाहिए, जिसकी वो फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और बिजनेस मॉडल निकल के आता है, जो अभी तो पूरा एक्सप्लोर नहीं, लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी हो सकती है। देखिए, कंपनी ना 4000 से 5000 करोड़ की गाड़ियां बेच रही है, और इंडिया के अंदर जो पुरानी गाड़ियां हैं ना, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर फाइनेंशियलाइज होती हैं, यानी उनके ऊपर बैंक्स लोन नहीं देते। बैंक्स क्यों लोन नहीं देते? क्योंकि ये जानना बहुत मुश्किल है कि उस गाड़ी की कीमत क्या है। नई गाड़ी को फट से फाइनेंशियलाइज कर देते हैं बहुत सारे बैंक्स, लेकिन पुरानी गाड़ी को वो फाइनेंशियलाइज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उनको ये बता सके कि इस गाड़ी की राइट कीमत क्या है। ये काम करने वाला है श्रीराम ऑटोमोल, है ना, पुरानी गाड़ियों को फाइनेंशियलाइज करना। 4000 या 5000 करोड़ की तुम गाड़ियां बेच रहे हो, उसमें से अगर तुमने 2%, 5%, 10% गाड़ियां भी अगर फाइनेंशियलाइज कर दी, तो जो टेक रेट है वो आपके डायरेक्टली मार्जिन्स में नजर आएगा, ठीक है। ये सेगमेंट आज के दिन में लगभग 20% से ग्रो कर रही है, और फ्यूचर में भी शायद 20% के आसपास ही ग्रो करती रहेगी। जो इनके मार्जिन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। जो इनका यार्ड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब जितना भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा वो बॉटम लाइन पर नजर आया करेगा कंपनी के अंदर। और अगर फाइनेंशियलाइजेशन वाला, लोन वाला, जो सेकंड हैंड गाड़ियों को लोन दिलवाने वाला बिजनेस भी अगर प्ले आउट हो जाता है अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो कंपनी को बहुत 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 अच्छे बेनिफिट नजर आ सकते हैं। यहां पर मार्जिन हमें जो कंज्यूमर वाला बिजनेस है उससे कम नजर आते हैं। यहां पर मार्जिन ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रहे हैं, शायद 35% पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस बिजनेस की। अगर लोन की साइकिल खराब हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अपने लोन के ऊपर, कार वाले लोन के ऊपर या बाइक वाले लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर इनका बिजनेस बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां आपके पास ऑक्शन होने के लिए आ रही है। तो डाउन टर्न में भी ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और पास्ट में इन्होंने किया भी है। अब बात करते हैं इनकी थर्ड डिवीजन की, OLX। ये डिवीजन फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर का काम कर सकती है। इनफैक्ट आज के दिन में अगर कार ट्रेड के अंदर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी OLX होने वाली है। कंपनी के आज के दिन में लगभग 30% जो रेवेन्यू है वो OLX से आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन यहां पर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। OLX पिछले 20 साल से लगभग इंडियन मार्केट में काम कर रही है, लेकिन ऑलमोस्ट होल ऑफ इट्स लाइफ ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है। 2023 में कार ट्रेड ने इस कंपनी को 524 करोड़ के अंदर खरीदा था। उसके बाद पिछले 3 साल से OLX का हमें टर्न अराउंड नजर आ रहा है। जितनी भी वो सेगमेंट्स थी जहां पर OLX में प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, वो सारी सेगमेंट कंपनी ने कट आउट कर दी है, हटा दी है, और ये फोकस कर रहे हैं 12 कैटेगरीज के ऊपर: ऑटोमोबाइल, मोबाइल, रियल एस्टेट, जॉब्स, फर्नीचर। इन सब सेगमेंट के ऊपर कंपनी का आज के दिन में फोकस है, और ये सारी ही सेगमेंट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ से ग्रो कर रही है। अगर आपको या मेरे को कोई भी पुरानी चीज बेचनी है, ऑनलाइन बेचनी है, तो OLX इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू अवर माइंड। तो इसमें आज के दिन में कोई भी डाउट नहीं है कि OLX की एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू है, और आज के दिन में OLX के ऊपर लगभग 35 लाख के आसपास एवरेज मंथली यूजर्स हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि OLX की आज के दिन में इंडिया के अंदर मोनोपोली है, क्योंकि जो क्विकर इनका कॉम्पिटिटर है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहां पर भी बहुत कम है, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक OLX पर आ रहा है ना, वो मोस्टली ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। लगभग 65% ऑफ ऑल ओल्ड ऑटोमोबाइल्स जो इंडिया के अंदर सेल की जाती है ना, वो OLX पर हो रही है आज के दिन में। OLX इज द मार्केट लीडर इन सेकेंड हैंड कार्स, है ना। जो इनका रीमार्केटिंग वाला बिजनेस था वो OLX के साथ
ओवरलैप करता है, इसीलिए कंपनी ने इस धंधे को सबसे पहले खरीदने की सोची थी। इसके अलावा जो नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स वाला सेक्टर है, वहां पर 25% मार्केट शेयर OLX कमांड करता है। 25% ऑफ टोटल ओल्ड मोबाइल सोल्ड इन इंडिया ऑनलाइन आर थ्रू OLX। ठीक है, वो सेगमेंट और भी ज्यादा खतरनाक स्पीड से ग्रो कर रही है। अब मैनेजमेंट बोल रही है कि यहां पर हम ग्रोथ दिखाने वाले हैं, खतरनाक ग्रोथ दिखाने वाले हैं। मेरे हिसाब से शायद कंपनी 25 से 30% OLX को ग्रो कर सकती है। कैसे कर सकती है? सबसे बड़ा ग्रोथ फिगर जो आज के दिन में OLX में होने वाला है वो है इनका इलीट बायर प्रोग्राम। अब ये इलीट बायर प्रोग्राम क्या है? देखिए, ट्रेडिशनली OLX ने ना जो सेलर्स है ना उनको मोनेटाइज किया है। यानी अगर आपको कोई भी अपना सामान OLX पर बेचना है तो आपको कोई ना कोई हल्की फुल्की फी पे करनी पड़ेगी। जो बायर्स हैं वो यूजुअली फ्री रहे हैं, लेकिन बायर्स का जो नंबर है ना वो 6 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेलर्स। सेलर अगर 1 है तो बायर्स 6 है, और हमने उन 6 बायर्स को अभी मोनेटाइज नहीं किया है। तो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता उस बायर्स के जो पूल है ना उसको मोनेटाइज करना चाहती है। आज के दिन में 5% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस बायर्स इलीट प्रोग्राम, और मैनेजमेंट कह रही है कि यहां पर खतरनाक ग्रोथ नजर आ रही है। देखिए, OLX के अंदर जब भी कोई बायर जाता है तो उसको सबसे बड़ा खतरा होता है स्पैम्स का। हमें नहीं पता जो सेलर है वो असली सेलर है या नहीं है, या उसकी कोई हिस्ट्री है या नहीं है। अब यहां पर एंट्री होती है इलीट बायर्स प्रोग्राम की। अगर आप OLX को एक छोटी सी फी पे करते हैं तो आपको उन स्पैम से पीछा छूट जाएगा। आप जो जेन्युइन सेलर्स है ना उनसे आपकी मैच मेकिंग हो पाएगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक फेयर प्राइस को डिस्कवर कर सकते हैं। जी हाँ, OLX आपकी हेल्प भी करेगा ये जानने में कि उस लोकेलिटी के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बायर का एक्सपीरियंस है ना उसे अपलिफ्ट करती हैं, और बायर शायद इसके लिए पैसा देने में हिचकिचाएगा नहीं। मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 3 या 4 साल के अंदर ना जो ये पूरी सेगमेंट है ना इसका 30 से 40% के आसपास रेवेन्यू हो सकता है इस बायर्स इलीट प्रोग्राम से आए। तो ये सबसे बड़ा देखने वाली चीज होगी कि फ्यूचर में कंपनी इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं कर पाती। इसके अलावा कंपनी ने एक वेरिफिकेशन का प्रोग्राम भी शुरू किया है। जो ब्लू टिक आपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे देखा है वो OLX भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप एक बायर हैं या फिर एक सेलर है तो आप एक छोटी सी फी पे करके ब्लू टिक ले सकते हैं, तो वेरिफिकेशन ले सकते हैं, जिससे बायर को भी गारंटी मिल जाएगी कि ये एक ऑथेंटिक बायर है, और सेलर को भी गारंटी मिल जाएगी कि वो एक ऑथेंटिक सेलर है ना। एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर बढ़ती है। इसके अलावा कंपनी का जो पूरा प्लेटफॉर्म है हम उसको मोनेटाइज भी कर पाते हैं। इलीट सेलर प्रोग्राम भी है। अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो आप अपनी चाहेंगे कि हमारी चीज जल्दी से जल्दी बिक जाए। मैं किसी गाड़ी को अगर लिस्ट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं वो गाड़ी 2 महीने 3 महीने तक OLX पे ना पड़ी रहे, वो 1 हफ्ते के अंदर बिक जाए, है ना। तो मैं एक छोटी सी फी पे करके एक इलीट सेलर भी बन सकता हूं, है ना, जिसकी वजह से अगर मेरे पास कोई भी जेन्युइन बायर आएगा तो उसका मैसेज जल्दी मेरे पास आएगा। जो मेरे लोकल एरिया के अंदर प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनके पास मेरे मैसेजेस कहीं ज्यादा बेटर तरीके से पहुंचेंगे। मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी कहीं बेटर वर्ड्स के अंदर क्लासिफाई होगी OLX के अंदर, जिसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी रोल आउट होगी और मुझे बेनिफिट होगा। इसके अलावा कंपनी ने एक हाइपर लोकल व्हाट्सएप टूल बनाया है जिसके थ्रू जो लोकल कार डीलर्स है ना वो अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी जल्दी चर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने एरिया के अंदर गाड़ियां बेचता हूं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मेरी गाड़ियां जल्दी से जल्दी बिक जाए। जो गाड़ियां शायद बिकने में 60 दिन लेती हैं वो बिकने में अगर 10 दिन के अंदर बिक जाएंगी तो मुझे फायदा होगा एज अ बिजनेसमैन। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गाड़ी की फोटो व्हाट्सएप टूल के अंदर डाल दूंगा। इस टूल का नाम है सुपर दोस्त। इस टूल के अंदर मैं अपनी जो गाड़ी की फोटो डाल दूंगा। वो टूल ऑटोमेटिकली जो प्रोस्पेक्टिव बायर है ना मेरे एरिया के अंदर उनको जल्दी से जल्दी ये मैसेज डिलीवर कर देगा कि आपके एरिया के अंदर एक गाड़ी बिकने के लिए आई हुई है जिसकी रेटिंग्स इतनी 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 है, जिसकी फेयर प्राइस इतनी इतनी के आसपास है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत जल्दी बिक सकती है। अब ये सुपर दोस्त को इंप्लीमेंट करने वाले हैं OLX के अंदर भी, उसके अलावा कार वाले और बाइक वाले के अंदर भी, ताकि जो प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनके अंदर सिनर्जी बन सके। इसके अलावा कंपनी बैंक लोन की जो फीचर है, आप अगर पुरानी गाड़ी OLX पर खरीदते हो तो उसको भी इंटीग्रेट कर रही है। और जो नॉन गाड़ियों की सेगमेंट है, मोबाइल की सेगमेंट है, रियल एस्टेट की सेगमेंट है, जॉब्स की सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स को भी मैनेजमेंट प्लान कर रही है बहुत रैपिडली ग्रो करने की। अगर OLX की ये सभी ग्रोथ ड्राइवर वर्कआउट होते हैं तो OLX में हमें 25% से ज्यादा ग्रोथ नजर आ सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, अगर
कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे ज्यादा तीखी नजर OLX के ऊपर बना के रखेगा कि मैनेजमेंट जो क्लेम कर रही है कि हम बहुत रैपिडली ग्रो करने वाले हैं अगले 3-4 साल में, अगर वो हो सकता है या नहीं हो सकता, जिसके रियलिस्टिकली हमें चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को बेटर वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिलने चाहिए, इन्वेस्टर का पैसा बनना चाहिए। कंसिडरिंग जो बेस बिजनेस है, कंज्यूमर वाला बिजनेस है, रिटेल वाला बिजनेस है, रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, वो कंसिस्टेंटली 20 से 25% पे ग्रो करे, और जो OLX वाला बिजनेस है वो 25% से ऊपर ग्रो करे। मार्जिन्स एक्सपेंड होने कोई डाउट नहीं, क्योंकि कंपनी का इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं है अपनी कैपेसिटीज को बनाने के लिए। OLX में भी जितना खर्चा होना था हो चुका, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है। ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे बड़ी चीज है आज के दिन में कंपनी के अंदर, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। देखो यार, ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। कंपनी हर साल 250 से 300 करोड़ का कैश जनरेट कर देती है, कैश जनरेटिंग मशीन है ना। जो प्लेटफॉर्म बिजनेस लगातार इतना ज्यादा कैश क्रिएट करते हैं, CFO टू EBITDA कंपनी का 100% से ऊपर है, वो एक कैश जनरेटिंग मशीन बन जाते हैं। कंपनी के पास आज के दिन में 1250 करोड़ 1250 करोड़ बैलेंस शीट के ऊपर पड़ा है। क्यों पड़ा है? कंपनी चाहती है इससे नई नई एक्विजिशन करे। कैपिटल अलोकेशन पास्ट में कंपनी की बहुत बढ़िया रही है। कार वाले जो कंपनी का आज के दिन में बेस है, वो कंपनी ने एक्वायर किया था। श्रीराम ऑटोमोल वो कंपनी ने 2018 में एक्वायर किया था, अगेन टर्न अराउंड करके बहुत बढ़िया कंपनी चला रही है। उसके बाद 2023 में कंपनी ने OLX एक्वायर किया था। अगर कंपनी अगले 2-3 साल में वो 25-30% की ग्रोथ OLX में दिखाती है तो ये एक्विजिशन भी कंपनी का बहुत बहुत सक्सेसफुल माना जाएगा। तो कंपनी के पास ये 1200-1300 करोड़ रुपए जो पड़े हैं आज के दिन में, वो कंपनी किसी और चीज को एक्वायर करने के लिए कर सकती है यूज। और अगर कंपनी ने सस्ते रेटों में एक्वायर किया, OLX बहुत सस्ते रेट में एक्वायर किया था, सिर्फ 1.5x के मल्टीपल पे, प्राइस टू सेल्स पे अगर देखेंगे तो, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वहां पर भी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल कंपनी बहुत बढ़िया दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के बहुत बढ़िया हैं आज के दिन में। अगर आप स्क्रीनर पर जाकर देखोगे तो इनके ROE हमें 10% 12% के आसपास नजर आते हैं, लेकिन उससे विचलित नहीं होना, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आज के दिन में 1200 करोड़ का कैश पड़ा है। वो कैश कंपनी यूज नहीं कर रही, कंपनी कैश यूज नहीं कर रही, इसीलिए ROE कम नजर आ रहा है। अगर उस कैश को हटा देते हैं और ROE कंपनी का चेक करते हैं तो कंपनी का ROE बहुत बढ़िया लगभग 20-22% के आसपास नजर आता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज के दिन में वैल्यूएशन भी बुरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज के दिन में कंपनी लगभग 40x के मल्टीपल पर मिल रही है, 38, 39, 40, 41 के x के मल्टीपल पे। इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिजनेस इंडिया के अंदर यूजुअली प्रीमियम पर ट्रेड करता है, लेकिन AI का खतरा है, जिसकी वजह से ये कंपनी डी रेट हुई है। जो 60 की मल्टीपल था वो आज कंपनी 40 के ऊपर आ गई। क्यों आ गई है? AI का क्या खतरा है? देखिए, रिस्क और कंसर्न में बात करूंगा। AI देखिए, होता क्या है ना, आज के दिन में हम कस्टमर्स को पता है कि गाड़ी को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें कार वाले पर जाना है और चेक करना है। लेकिन अगर LLM मॉडल्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम रादर देन गोइंग टू कार वाले, हम ChatGPT पर सर्च करेंगे कि दोनों गाड़ियों के बीच में क्या डिफरेंस है, या इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी गाड़ियां हमें मिल रही है, समझे। तो कस्टमर कार वाले पे आना ही छोड़ देगा, कस्टमर गूगल के ऊपर बैठ के जेमिनाई की हेल्प से कंपैरिजन करना शुरू कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसके चांसेस जीरो हैं, लेकिन एक चीज है जो कार वाले के पास है लेकिन जेमिनाई के पास नहीं है, वो है डेटा। पिछले 15 साल में, 20 साल में जो कार वाले ने डेटा इकट्ठा किया है, कंज्यूमर का डेटा, रिटेलर्स का डेटा, OEMs का डेटा, वो एक प्रोप्राइटरी डेटा है। वो डेटा सिर्फ कार वाले के पास है। उसके बाद कार वाले के पास जब हम जाते हैं ना, तो हमको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। हमको गाड़ियों की फोटो नजर आती है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, हम गाड़ी को घुमा घुमा के भी देख सकते हैं, 3D व्यू में भी देख सकते हैं, अंदर के व्यूज भी देख सकते हैं। ये इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें यूजुअली LLMs में नजर नहीं आता, ChatGPT के अंदर नजर नहीं आता, है ना। तो उसकी वजह से एक बायर जब इतना बड़ा टिकट खर्च कर रहा है ना, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो वो LLM तक सीमित नहीं रहेगा, वो यूजुअली कार वाले पे जाएगा और गाड़ियों को और ज्यादा अच्छी तरह कंपेयर करेगा, है ना। ऐसा देखा भी गया है। इनफैक्ट कंपनी ये कहती है, मैनेजमेंट ये कहती है कि LLMs के आने के बाद इनका जो ट्रैफिक है ना, वो इंक्रीज हुआ है। लोग LLM पे सर्च करते हैं और LLM अपने सर्च फीचर के अंदर ही बता देता है कि अगर आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए इस गाड़ी के बारे में, देन यू कैन विजिट कार वाले। तो LLM से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है कार वाले की तरफ। तो आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है, लेकिन हमें चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी कि कंपनी की जो ऑर्गेनिक
व्यूअरशिप है वो 95% के आसपास रहे, ±2% के आसपास, और कंपनी का जो एवरेज मंथली यूजर है ना वो 8-10% से लगातार बढ़ता रहे, तब तो हमें भरोसा हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। रिस्क नंबर 2, OLX का एग्जीक्यूशन। मैनेजमेंट पिछले 3-4 क्वार्टर से कह रही है कि हम बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे, हम बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे OLX के अंदर, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 15% 16% के आसपास आ रही है। देखिए भाई, OLX में 25% ग्रोथ आना पड़ेगा अगर आपको इस कंपनी को रीरेट करना है तो, ठीक है। मैनेजमेंट पिछले 2 क्वार्टर से डिलीवर नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ 25% की बजाय घट के 5% हो गई है, नेगेटिव ग्रोथ हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट जो कह रही है कि हम 20-22% से ग्रो कर सकते हैं, 25% से ग्रो कर सकते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूशन रिस्क है। OLX कैसे प्ले आउट होगा? OLX के मार्जिन जो आज के दिन में 30% के आसपास नजर आ रहे हैं, मैनेजमेंट कह रही है कि हम उसको कंज्यूमर ग्रुप के आसपास लेके चले जाएंगे, यानी 40-45% तक मार्जिन लेके जा सकते हैं, जबकि उनकी OLX की ग्रोथ 25% से आ सकती है, यानी टॉप लाइन इतनी ग्रोथ होगी और मार्जिन भी एक्सपेंड होंगे। ये होना बहुत जरूरी है अगर कंपनी को री-रेट होना है तो। कंपनी का टारगेट है अगले 4 साल के अंदर उनका जो पैट है, बॉटम लाइन है, उसको 1000 करोड़ पर ले जाने की। आज लगभग 240 करोड़ है, यानी कंपनी 4 गुना करने वाली है अपने 4 साल के अंदर अपने पैट को, या मे बी 5 साल के अंदर। ऐसा तभी होगा जब OLX की एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होगी। सबसे बड़ा रिस्क नंबर 2। उसके बाद एक और बहुत बड़ा रिस्क नजर आ रहा है मेरे को, जो कंज्यूमर सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1 है, वो पिछले कई साल से लगातार 30-30% से ग्रो कर रही है। मैं यूं कह रहा हूं कि कंपनी सैचुरेट तो नहीं हो गई क्या? जितने यूजर्स इंडिया के अंदर आ सकते थे वो आ तो नहीं चुके? क्योंकि कंपनी रिमेंबर डिओपोली में वर्क करती है। इनफैक्ट अगर कार देखो से कंपेयर करो तो कंपनी एक ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रही है। तो कब तक वो अपना एवरेज कस्टमर जो है काउंट है वो हर महीने इंक्रीज करते रहेंगे? प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद जो कंपनी की डिपेंडेंस है ना वो ऑटो साइकिल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और ऑटो साइकिल बहुत ज्यादा सिक्लिकल साइकिल होती है। GST रिफॉर्म्स जब पिछले 7-8 महीने पहले आए थे, उसके बाद ऑटो सेक्टर बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, 15% से ग्रो कर रही है। क्या वो ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी? अगर नई गाड़ियां बिकनी ही कम हो गई तो कार वाले पे कौन जाएगा, बाइक वाले पर कौन जाएगा? आपकी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। इसके अलावा जो रीमार्केटिंग वाली स्कीम है, जो सेकंड सेगमेंट की मैंने बात की थी, जहां पर हम सेकंड हैंड गाड़ियां बेच रहे हैं, वो भी बड़ा सिक्लिकल बिजनेस है ना। वहां पर आप ट्रैक्टर्स बेच रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स बेच रहे हैं, वो भी बड़ा सिक्लिकल सेक्टर है। अब साइकिल अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल को अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, उस समय इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कहीं ग्रोथ जो हम उम्मीद करके बैठे हैं 25% की टॉप लाइन की, पूरी कंपनी की ग्रोथ आ ही आ जाएगी, कहीं वो ना आ पाए? क्वाइट पॉसिबल। इसके अलावा कैपिटल एलोकेशन का हमेशा खतरा बना रहता है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर 1000-2000 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब इन 1000-1500 करोड़ को कंपनी कहां लगाएगी, कैसे लगाएगी, किस वैल्यूएशन पे लगाएगी? ये भी सवाल है। बहुत सारी कंपनीज ने कैपिटल एलोकेशन में फकअप किया है ना। मैं उम्मीद करूंगा ये कंपनी ना करे। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि ये कंपनी बहुत जुडिशियली अपने कैपिटल एलोकेशन करती रही है, तो होपफुली फ्यूचर में भी करती रहेगी। तो यार कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ग्रोथ ड्राइवर्स हमने कवर किए हैं ना, अगर वो ग्रोथ ड्राइवर प्ले आउट होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी इन्वेस्टर का पैसा बना देगी अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। लेकिन अगर ये जो मैंने रिस्क की बात की है, AI का रिस्क या पूरी सिक्लिसिटी का रिस्क या फिर OLX की एग्जीक्यूशन का रिस्क, अगर ये प्ले आउट होते हैं तो आई सीरियसली डाउट कि ये कंपनी पैसा बनाएगी। तो शायद शेयर होल्डर को नुकसान भी हो सकता है अगले 3 साल में, 4 साल में। तो हमें ना क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा ट्रैक करने हैं। OLX को ट्रैक करना है, मंथली यूजर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको ट्रैक करना है। उसके बाद कंपनी का ऑर्गेनिक जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से आ रहा है, डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरीके से ग्रो करनी है, इन सारी चीजों को हम ट्रैक करेंगे। और जहां पर भी हमें यूं लगेगा ना कि खतरा बन रहा है तो हमें नजर आ जाएगा, और ऐसा हुआ तो हम इस कंपनी से बाहर निकल जाएंगे। एज अ इन्वेस्टर आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा है इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, ना मैंने इन्वेस्ट किया है, और अगर मैंने इन्वेस्ट किया भी है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, है ना। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज इस स्टॉक को बहुत डिलीजेंटली ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि यूजुअली कॉन कॉल्स में हमें आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कहां जा रही है, मैनेजमेंट कहां जा रही है, पूरा सेक्टर कहां जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।